स्वागत करता हूं आज के इस न्यू लेक्चर वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 यानी कि जीवों में जनन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले मेरा 2 लेक्चर हो चुका है जो कि बहुत ही डीप में जा जाकर मैंने बताया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 और 2 का दोनों का मतलब चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग TTS में जो है अपने सिलेबस को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। दिन आपको इसी तरीके से क्लासेस जो है मिलती चलेगी। शाम के 7 बजे आपको चैनल के साथ बने रहना है। एकमात्र चैनल मैं एक तरीके से इतना मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने तरफ से कि झारखंड में अभी मैं देख रहा हूँ कि यूपी बोर्ड के चैनल आपको मिल जाएंगे, बिहार बोर्ड के मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ बोर्ड के मिल जाते हैं, लेकिन जैक बोर्ड के जो है चैनल जो कि लेक्चर वीडियो करवाते हैं बहुत कम है ना। और जो लोग खड़े भी होते हैं करवाएंगे वे लोग फिर फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए। खैर, मुझे इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है कि 20 लोग भी यदि देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 लोग सीख रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है कि जितना जो है लोगों को समझ आए उस तरीके से हमें समझाना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th बायोलॉजी का हम लोग रेगुलर क्लासेस इस चैनल के माध्यम से जो है करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जियोलॉजी का, तो जियोलॉजी एंड बायोलॉजी दोनों लोगों को सपोर्ट दिखाना है चैनल पे। तो आज के इस लेक्चर नंबर 3 में जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने विखंडन यानी कि जो था फिजन, वो फिजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। बाइनरी फिजन पढ़ लिए थे, उससे ज़्यादा वाले के बारे में, मतलब कि क्या बोलते हैं द्विखंडन, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब के बारे में जो है हम लोग उसमें पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग सबसे नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बडिंग कहते हैं, यानी कि हिंदी में मुकुलन कहा जाता है। देखिए, मुकुलन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। पहला चीज़ तो इसी जगह पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जनन किसे कहते हैं? जनन, इसको भी मैंने बता दिया है कि जो जीव में अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने की क्षमता है और जो जैविक प्रक्रिया होती है उसे जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक होता है, यानी कि सेक्सुअल एंड असेक्सुअल होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग असेक्सुअल को देख रहे हैं। असेक्सुअल में अभी तक आप लोगों ने ज़्यादा देखा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं, सभी खंडन, कोई द्विविखंडन कर रहा है, कोई उससे ज़्यादा खंडन कर रहा है, मतलब भाई टूट टूट कर उनका निर्माण हो रहा है। सेम उसी में से हमारा एक और आता है जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग बडिंग कह देते हैं। इसका साफ मीनिंग ये है कि कोई भी जीव है उसमें थोड़ा सा खरोच आ जाए या कुछ भी चीज़ से, मतलब कि वो वृद्धि विकास करे। जैसे हर एक चीज़ वास्तव में स्टार्टिंग टाइम में छोटा होता है। जैसे जैसे वो उसका पोषण होता है, जैसे जैसे वो वृद्धि करता है, जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, यानी कि जनन करने के लायक हो जाता है, तब उसमें क्या होता है कि मुकुल आने लगता है। इस वाले विधि में क्या होता है? मुकुल, जिसको बड क्या बोलते हैं, उसको बड, मुकुल आने लगता है। तो उस प्रकार के जो है जनन को हम लोग मुकुलन जनन के नाम से जानते हैं। समझ आ गया? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लें तो ईस्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ईस्ट में कौन सा जनन होता है? तो ईस्ट में मुकुलन हो जाता है। क्या होता है? मुकुलन। इसके बाद हाइड्रा आपने नाम सुना होगा। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? तो हाइड्रा में भी मुकुलन जनन होता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मुकुलन में मुकुल जो होता है, मुकुल जो निकला धीरे धीरे, जैसे कि मान लीजिए हम ना कोई जीव बना रहे हैं, ये मान लीजिए कोई जीव है ना, इसके केंद्र को जो भी है सब है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेंगे कि जैसे जैसे ये परिपक्व होते जाएंगे, इनमें से कोई ना कोई बड निकल जाएगा इस स्टेप से। इसी को मुकुल कहते हैं। मतलब जैसे आलू का कैसे कंद निकलता है, जिसको आँख हम लोग बोल देते हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें निकल जाएंगे। और ये आगे चलकर ये कंद जो है, ये जो बड हैं, ये मुकुल हैं, आगे चल के वृद्धि कर जाएंगे। आपको मैंने बताया है कि आपको NCERT बुक लेकर बैठना है, क्योंकि हर एक चीज़ों का फिगर बनाना इस हैंड राइटिंग वाले बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको ये चीज़ सभी दिखा दिया जाएगा। तो ये जो बड है, ये जो मुकुल था, ये मुकुल फिर वृद्धि करके इसी प्रकार के जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग मुकुलन कह देते हैं। अब थोड़ा मुकुलन के बारे में और भी आप जान लो कि मुकुलन जो है 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है एक्सटर्नल, एक क्या होता है? एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब ये है कि उसमें जीव के बाहर की ओर बड का निर्माण होता है। यानी कि जो एक्सटर्नल जो मुकुलन होगा, जो बाहर हो रहा है, उसमें जीव के बाहर, मान लीजिए ये वाला जीव था, एक लंबे समय तक परिपक्व होने के बाद इसमें जीव के बाहर में कोई बड का निर्माण यानी कि मुकुल का निर्माण होगा। फिर ये वाला मुकुल जो है, ये वाला टूटकर अलग हो जाएगा और फिर से नया चीज़ों को बना देता है। तो इसको बोलते हैं बाहर मुकुलन इसका हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ। इसके बारे में डीप में अभी चैप्टर नंबर 1 में भी उतना बढ़िया नहीं पढ़ना है,
लैंगिक जनन हमको इस चैप्टर में बहुत नाम मात्रा के लिए पढ़ना है, क्योंकि दूसरा तीसरा चैप्टर में हमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। इसमें आप आ जाओ, जिसमें आप पहला स्टेप लिखे हैं कि यह विभाजन एक समान नहीं होता है, यानी कि एक समान टुकड़ों में इनका कलिका जो है नहीं निकलता है, तथा इनमें छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। जो भी जीव हैं, मान लीजिए कि कोई जीव था, इसमें क्या होता था कि ये तो पहले एक समान निकलेगा नहीं, किसी में बड़ा उत्पन्न हो गया, किसी में छोटा हो जाएगा, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें जो निर्माण होता है ये एक समान पहले होती नहीं है, और ये छोटी छोटी कलिकाएं निकाल देती है, जिसको बड्स, यानी कि कलिकाओं का दूसरा नाम मुकुल होता है, तो ये मुकुल निकाल देती है, और यही मुकुल को हम लोग जनक कोशिका बोल देते हैं, फादर सेल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फादर सेल बोल देते हैं। और देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि अलैंगिक जनन में होता क्या है कि एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होगा तो उसमें प्राथमिक जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है ना, मतलब वो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जीवन काल अस्तित्व खत्म नहीं होगा, वे अमर हैं। अलैंगिक जनन में जीव अमर होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अमर होते हैं। बस जो पूर्वज जो जीव होता है उसका अस्तित्व केवल मिट जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अस्तित्व की भी मिटने की हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई जीव था, इसमें परिपक्व होने के बाद मुकुल आया, और मुकुल आने के बाद ये वाला मुकुल उधर जाकर एक बड़ा जीव बना दिया, और ये वाला रह गया इसी जगह पे। तो ऐसे हो जाता है, मतलब ये टूटकर, ये जैसे जैसे ये मुकुल जब बड़ा होने लगेगा ना, तो इस जगह को छोड़कर ये बेचारा अलग हो जाता है। ऐसे समझ आ गया? तो इसी बोलते हैं जनक कोशिका। आप इसे नोट करते चलोगे, आपको अलग से नोट नहीं मिलेंगे, है ना। आपको NCERT बुक लेकर बैठना है, बाकी कोई भी बुक को आपको फॉलो नहीं करना है। इसके बाद आता है हाइड्रा। हाइड्रा में जो होता है बाहर का ही मुकुलन होता है, इसका कलिका के रूप में जो ये निकलता है ना, देखिए कुछ कुछ जीवों में जो कलिका निकलता है, इस कलिका का अलग से हम लोग नाम दे देते हैं। तो कभी कभी कुछ केसेज में नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो बाह्य मुकुलन होता है हाइड्रा में, आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रा है, आपको ऐसे NCERT लेकर बैठना है, तो यहाँ पर इसके जो मुकुल निकलेगा ये हाइड्रा ही इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रा, ठीक है। अब मान लो कि स्पंज है, क्या है अगला? स्पंज है। स्पंज में पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें आंतरिक यानी कि इंटरनल बडिंग होता है, आंतरिक मुकुलन होता है। और आंतरिक मुकुलन होगा तो जो मुकुल यानी कि जो कलिका जो निकला रहेगा उसको हम लोग जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल। क्या कहते हैं? जेम्यूल। और मतलब स्पंज का ही रहता है, बट उसे हम लोग जेम्यूल कह देते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है सवाल ये ऑब्जेक्टिव में कि स्पंज में आंतरिक मुकुलन होता है या बाहर का मुकुलन होता है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आंतरिक मुकुलन होता है। बताइए, स्पंज के कलिका जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल। आई होप दैट आपको मुकुलन यानी कि बडिंग क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमारे पास है नंबर 3, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है पुनर्उद्भवन। मैंने आपको बताया था कि विखंडन में 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले द्विविखंडन, उसके बाद उससे ज़्यादा जितने भी आते हैं, मतलब विखंडन पे ही विखंडन होते हैं। लेकिन यहाँ पे पुनर्उद्भवन में क्या है कि एक बार टूटेगा। पुनर्उद्भवन का मतलब क्या है? इसको तोड़ो, पुनर प्लस उद्भवन, तो पुनः बन जाएगा, उद्भवन मतलब फिर से उनकी उत्पत्ति होना। जितना तोड़ोगे ना भाई साहब, जितना तोड़ोगे उतने ज़्यादा फैलेगा। जैसे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं स्टार्टिंग में नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही उनका अनुकूल परिस्थिति आया वे इतने टूटते हैं ना, इतने टूटते हैं कि कहना नहीं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, जब भी हम लोग मिल्क को गर्म करके उसमें जो भी जामन होता है उसको मिला देते हैं, रात भर बटर जमने के लिए हम लोग उसे छोड़ देते हैं, तो लैक्टोबैसिलस का थोड़ा सा अंश उसमें जाता है और रात भर में इतना ना रिप्रोडक्शन कर देता है, इतना रिप्रोडक्शन कर देता है, सुबह तक वो बटर बन चुका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में क्या रखना है कि उसमें क्या हो रहा है, पुनरुद्भवन हो रहा है, यानी कि लैक्टोबैसिलस इतना खंडीकरण कर दिया कि उसका मतलब कहना ही नहीं है। तो देखिए, खंडीकरण का दूसरा नाम हम लोग खंडन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? खंडन, जो कि हम आपको स्टार्टिंग वाले प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके थे। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, पिछला वीडियो को आपको देखना है, पिछला वीडियो को देखना है। टोटल इतना बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया है, जिस टाइप से यहाँ कर रहा हूँ इससे भी बेहतर तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। बोलते हैं कि पीछे का जो चीज़ें हैं वो बेकार नहीं होनी चाहिए, तो आपको वो देखना फ़र्ज़ है, आप उसे देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कोई अलग से उस वीडियो में भी नहीं है। ठीक है ना, उसको भी आपको देखना अनिवार्य है। तो क्या होता है इसमें पुनरुद्भवन में कि आपने प्लेनेरिया का नाम सुना होगा। इसमें ऐसा कुछ होता है, इस टाइप से कुछ जो है पदार्थ होता है, ऊपर से आँख टाइप के रहता है। इनको जितना तोड़िएगा ना, मान लीजिए कि आगे चल के ये 3 भागों में इसका भाग टूट गया,
3 भागों में टूट गया, ठीक है। अब तीनों जो है ना ये अलग टूट के हो जाएगा, ये 3 को अलग बना देगा, ये 3 को अलग बना देगा, मतलब आप क्या समझ रहे हो, जितना तोड़ोगे उतना टूटेगा। समझ आ गया। तो इसका बारे में, इसको हम लोग इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कुछ जीवों में शरीर अनेक टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, कुछ जीवों में, सभी में नहीं, क्योंकि अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही प्रकार नहीं है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह पार्ट जिसमें फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडीकरण का प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ जीव जो होते हैं अन्य टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टुकड़ों में, अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। सभी टुकड़े एक नए जीव विकसित कर देते हैं। जितने टुकड़े बनेंगे सभी क्या कर देंगे, नए जीव को विकसित कर देते हैं, जैसे हाइड्रा और एक होता है प्लेनेरिया। अब आपके मन में एक आया डाउट कि सर आपने बताया यहाँ पर हाइड्रा होता है, हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है यानी कि बडिंग रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आपने यहाँ क्यों बता दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि सूक्ष्मजीव का प्रजाति हम लोग नहीं बोल सकते कि एक ही होता है, नाम तो हाइड्रा है, लेकिन कुछ केसेज में वो मुकुलन कर देते हैं, कुछ केसेज में ये पुनरुद्भवन कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था अमीबा के बारे में कि जब अमीबा को अनुकूल वातावरण मिलता है तब वे द्विखंडन करते हैं, लेकिन यदि उनमें पुट्टी भवन होता है, पुट्टी होता है, पुट्टी का परत बन जाता है, तब उसमें एक से ज़्यादा खंडन होने लगते हैं। सेम मतलब उसी टाइप का जो है कुछ केसेस हैं जिसमें हाइड्रा में कुछ में मुकुलन होता है और खंडन में भी क्या होता है, हाइड्रा होता है। लेकिन एक केस है यहाँ पे आपको याद रखना है, कभी भी जब ऑब्जेक्टिव पूछता है तब आपको वहाँ पे हाइड्रा को लिखना पड़ेगा। ये अपवाद में आ जाता है कि अपवाद में कुछ कुछ हाइड्रा का जो ऑर्गेनिजम्स हैं सभी आ जाते हैं, किसमें आपके इसमें भी आ जाता है, खंडीकरण भी कभी कभी कर लेते हैं। यदि कोई पूछेगा कि मुकुलन किन किन में होता है, किन्हीं 2 सूक्ष्मजीवों का एग्जाम्पल देना है तो हाइड्राइस्ट आप दे सकते हो बिंदास। इसके बाद यदि कोई पूछ दिया खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको प्लेनेरिया देना होगा। क्या देना होगा, प्लेनेरिया। ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये वाला है प्लेनेरिया का। सो दोस्तों अभी तक आपको 2 चीज़ कंप्लीट हो गया, एक बडिंग रिप्रोडक्शन एंड एक जो था फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन। इतना होप दैट क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर, जो कि है कायिक प्रवर्धन। सो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग सीधा अपने बात पे आते हैं, जो कि हमने बोला अभी कि कायिक जनन यानी कि अब जो है हम लोगों को पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए सभी नई संतति, मतलब जो भी नया संतति बनने वाला है उनको पैदा करने का सामर्थ्य जो होता है सभी में होता है। मतलब जितने भी पादप वर्ग में आते हैं, कुछ कुछ चीजें पादप वर्ग में आते हैं, है ना। पादप वर्ग में कायिक जो होता है जनन ये वेजिटेटिव यानी कि पादपों में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये केवल पादपों में होते हैं और जो नए संतति का विकास करने का या उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है इन लोग भी रखते हैं, ठीक है। तो उसमें ये जो संरचना उन लोग में होता है, उनमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कायिक प्रवर्ध कह रहे हैं, और उसे हम लोग आँख बोलते हैं। आँख समझते हैं ना, आलू का कंद लगाना होता है तो कैसे, आप समझ लो कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। थोड़ा सा एक मॉडल पहले आपको मिलना चाहिए। गन्ना को हम लोग कैसे लगाते हैं, कलम काट कर लगाते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, अभी बताते हैं आपको। आलू का क्या करते हैं, उसको आँख काट कर लगाते हैं, सबसे पहले आँख वाला भाग, ताकि उसमें वहाँ से नया आलू का उत्पन्न हो सके। ऐसे अभी आपको बताते हैं। कायिक प्रवर्धन आप समझना कि ये उनमें होगा जिनमें बीज नहीं होता है। जैसे आलू का कोई बीज होता है क्या, आलू का कोई बीज होता है, अदरक का कोई बीज होता है, बांस का कभी बीज आपने देखा है, बांस का, ठीक है। तो ये सब का नहीं होता है। तो ये संतति उत्पन्न करने में क्या होता है, मदद करते हैं। जी वैसे पौधे जिनमें बीज नहीं होता है उनमें किस विधि द्वारा जनन होगा, कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा होता है। समझ आ गया। जैसे केला का बीज कभी देखा है आपने, नो। गन्ना का कभी बीज देखा आपने, नो। अब आपको मैं बताता हूँ कायिक जनन ना 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वाले होते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन, और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कि उसमें कृत्रिम क्या होता है कि इंसान द्वारा बनाया जाता है। जैसे जस्ट अभी मैंने एग्जाम्पल दिया एक गन्ना का। क्या गन्ना प्राकृतिक है, नो। गन्ना प्राकृतिक है, नो, नेवर। गन्ना को इंसान द्वारा कलम काटा जाता है। मेहंदी का पौधा लगाया जाता है, ठीक है, उसका कलम ही काट कर लगा दो, लग जाएगा। लिली का पौधा, लिली का फूल होता है ना, इसको काट कर हम लोग सीधा लगा देते हैं, लग जाता है। समझ आ गया। ऐसे तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल, इसको हम लोग हाथ द्वारा लगा रहे हैं। एक होता है नेचुरल, जैसे कि बांस एक जगह लग जाता है, पूरा जंगल बांस कर देगा भाई साहब, क्या उसमें मेरा कंट्रोल है, नो, ठीक है। इसके बाद
क्या करते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पोटैटो, यदि लग गया पोटैटो तब क्या उस पर मेरा कंट्रोल है? नहीं, लगाते वक्त मेरा हो सकता है ऐसे। तो ये सब चीज़ें हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम, यानी कि फर्स्ट होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कंप्लीट। अब देखिए, प्राकृतिक का एक जनन में 2 भाग होते हैं। ये मतलब जो प्राकृतिक वाले होते हैं ना, 2 भागों में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक तो पहले होना चाहिए परिस्थिति, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि 2 प्रकार की परिस्थितियां होती है, एक होती है अनुकूल, दूसरी होती है प्रतिकूल। तो एक होगा अनुकूल परिस्थितियों में प्राकृतिक जनन होता है, दूसरा प्राकृतिक के तरीके से होगा लेकिन उसमें प्रतिकूल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसे पढ़ना पड़ेगा? अनुकूल को पढ़ना पड़ेगा कि भाई देख लो अनुकूल में क्या होता है। अनुकूल में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम आप नहीं जानते होंगे, स्टेम होता है पौधों का तना, जो एकदम सीधा स्टैंड रहता है ना, खड़ा, उसको तना बोलते हैं। तना को स्टेम बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो भूमिगत तना अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड स्टेम। यहाँ पे देखो नंबर 1 पे आता है विधि, इसमें चूसक, जिसको हम लोग सक्कर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कर्स। ये होता है पुदीना में, हल्दी में। ये किसमें होता है? पुदीना। अब कैसे होता है वो मत समझो आप, बस हल्दी में, पुदीना में, ये सब चीज़ों में जो है ये वाला होता है। उसको अगर समझना ही है तो आप ऐसे समझो कि भूमिगत तना, भूमिगत, भूमि मतलब जमीन, गत मतलब होता है गहराई। तो भूमिगत यदि आपको समझना है ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हो। थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर चलो। ऊपर में कोई पौधा है, जड़ इसका कहाँ पे आ गया? नीचे। जड़ इसका कहाँ पे आ गया? नीचे। अब नीचे से ही कनेक्शन कर करके ऊपर कर देगा। जैसे हल्दी का एक पौधा यहाँ पे हम लगा दिए, तो यहाँ से इस साइड में भी हल्दी का ही पौधा उगेगा, अंदर में पूरा हल्दी हो जाएगा, लेकिन पौधा हमको 2 दिखेगा। ऐसे होता है, समझ आया? तो होप दैट ये भी समझ में आ गया होगा। राइजोम समझते हैं? राइजोम, राइजोम को बोलते हैं हम लोग प्रकंद। क्या बोलते हैं? प्रकंद। आपसे यदि कोई पूछेगा कि अदरक में कौन सा वो होता है, तो प्रकंद विधि। कौन सा? प्रकंद। तो अदरक जो है ना, अदरक होता है, बांस होता है, बांस समझते हैं? बम्बू। तो ये बांस और अदरक, ये 2 ऐसे मतलब प्लांट्स हैं जिनमें प्रकंद विधि द्वारा क्या होता है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में प्रकंद को ही राइजोम बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ना प्रकंद देता ही नहीं, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में कुछ ऐसा होता है कि इंग्लिश वाला वर्ड को डाल देता है, जिसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। इसीलिए मैं दोनों को प्रयास कर रहा हूँ कि मीनिंग तो आपको बताते ही चलूँ, शब्द का शब्दार्थ जो है वो मैं बताते ही चलूँ। तो राइजोम याद रखना, राइजोम को हम लोग प्रकंद बोलते हैं। और ये किन में पाया जाता है? अदरक में। किन में पाया जाता है? बांस में। दोनों में पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, अदरक के जहां लगा दिए ना, जहां पे लगा दिए वहां पे लग जाएगा, नीचे नीचे पूरा भरा रहेगा। बांस का भी वैसे ही है, बांस का वैसे ही है। नीचे का जड़ देखो, भूमिगत, भूमिगत, भूमि के गहराई में बांस का जड़ देखो, पूरा जड़ ही जड़ रहेगा। क्या उतना बांस फूटता है? नो, उतना तो नहीं होता है ना। हाँ, ऐसे होता है। बांस बोलते हैं ना, बांस बच्चा है, फिर बांस फूटेगा तो नया बांस उत्पत्ति होगा। कैसे? कैसे ये पॉसिबल? कैसे? नीचे का जड़ से, जड़ से नीचे का जड़ इतना बढ़िया है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, कि वहां से जब दम लगाएगा तो नया पौधा का विकास हो जाता है, जिसको हम लोग वही बोलते हैं उद्भवन हो रहा है, उसका फिर से उद्भव हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बांस को खत्म करना नामुमकिन होता है। बहुत मुश्किल से जेसीबी लगाना पड़ेगा, तब जाकर उसका पूरा जड़ कबाड़ना पड़ता है। नहीं तो बांस को पूरा भी हम लोग काट दे ऊपर से ना, तब भी पूरा बांस को देखिएगा, कितने लोग एकदम खुट्टी बनाते हैं काट कूट के पूरा, लेकिन अंदर का स्टेम और क्या बोल सकते हैं उसको, स्टेम प्रोपोगेशन के चलते वो जो है फिर से उस जगह पे उत्पत्ति होने लगता है उसका। अगला हमारा टाइप सी, यहाँ पे सी आता है, जिसको बल्ब बोलते हैं। बल्ब आप लोग लाइट मत समझना, बल्ब का मतलब होता है बल्ब, ठीक है ना, भूमिगत तना। बल्ब इंग्लिश में का भी वर्ड है, हिंदी का भी वर्ड है। तो बल्ब जो ओनियन होता है, प्याज, इसमें क्या होता है कि जड़ नीचे की ओर, जड़ ओनली नीचे की ओर, और मिट्टी में उसका तना बैठेगा, ठीक है ना, मिट्टी में उसका तना बैठ जाएगा, स्टेम। समझ आ गया? तो अब सवालवा यहाँ पे ये आता है कि बताइए, हल्दिया क्या है? तना है। हल्दिया क्या है? तना। अदरक क्या है? तना। बांस क्या है? तना। बांस को तना नहीं लेना है, बांस एक प्रकार की घास है। बांस क्या है? एक प्रकार की घास। कभी आपसे पूछे स्टेम, हम यहाँ बता दिए स्टेम वाले कैटेगरी में सब एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब यही है। आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू क्या है? तना। फूल फल मत कहना आप लोग, है ना। लिलीज, ये तो फूल है, जान ही रहे हो। ओनियन क्या है? ऐसे सब्जी, बट इसे भी हम लोग तना बोलेंगे। समझ आ गया? इसे भी हम लोग तना बोलेंगे। देखो ना, नीचे जड़, ऊपर में ये रहता है आलू का। आलू का भी, ओनियन का भी ऐसे, है ना। पुदीना में, हल्दी में, ये सब भी। अदरक में, अदरक को प्रकंद बोलते हैं, इसमें प्रकंद पाया जाता है। और एक और चीज़, बल्ब में
ओनियन, लिलीज, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल्स में। कंद जिसको हम लोग ट्यूबर्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में पोटैटो ओनली आता है। कंद किस में पाया जाता है, पोटैटो में। कंद किस में पाया जाता है, पोटैटो में। कॉन्सेप्ट आई होप दैट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अभी तक मैंने देखा अनुकूल परिस्थितियों में, अब जो है थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि भाई प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है, और इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा अगला स्टेप हमारा क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हो, अभी भी यदि नए हो और बात नहीं मान रहे हो, एकदम बढ़िया से वीडियो को लाइक तो कर ही देना, लाइक करना नहीं भूलना आपको, ठीक है। मैं कभी जियोलॉजी वाले वीडियो में ये बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जियोलॉजी के ऑडियंस यहाँ पे खासा खासा है, लेकिन जो भी बायो के न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे, ठीक है। प्यारा से कमेंट भी आप कर सकते हो, इसमें कोई फी नहीं लगता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई आपसे चार्ज मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। यदि जिसको देना होता है वो क्या करते हैं, थैंक्स बटन आता है लाइव चैट में, वो थैंक्स बटन में या मेरे डाउनलोड शेयर इसके बगल में थैंक्स आता है, तो जो भी डोनेट करना होता है वहाँ से लोग जो है हमें कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैं आपसे कोई चीज़ों की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे एक ही चीज़ का डिमांड है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना है। तो अभी हमने देखा कि भाई अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत 3-4 प्रकार थी, जिसके अंतर्गत जो है कायिक जनन होती थी। अब जो है नंबर 2 पे हमें ये देखना है कि सतह में बढ़ने वाला तना क्या क्या है, मतलब कि जो सतह पर ही रहेंगे, पृथ्वी के अंदर, जड़ के अंदर भूमिगत तना भी पढ़े थे ना, भूमि के अंदर वाले तना अंदर नहीं जाएंगे, ये उसके सतह पर ही रह के वृद्धि करते हैं। उसमें देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्रीपिंग स्टेम कहते हैं, और इसको 1 नंबर आता है इसमें रनर, एक रनर्स नाम की क्रिया होती है, रनर्स, ठीक है। रनर्स क्या होता है, अपस्थानिक जड़ गांठ, यानी कि जो अपस्थानिक जड़ होगा उसका कोई अपना स्पेस, एक होता है ना कि जड़, इस जगह पे हम कोई पौधा को लगा रहे हैं तो उसी जगह पे जड़ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उसको लगा रहे हैं, कितना दूर में फैलेगा कोई पता नहीं। जैसे घास, क्या होता है, घास, घास जिसको ग्रासेस कहते हैं, क्या एक जगह पे रहता है, ये गांठ के रूप में बन जाता है। घास का भी बहुत सारा प्रकार होता है, नॉर्मल एक दूब होता है, दूब जानते होंगे आप लोग, है ना, ऐसे। तो ये सब होता है। ऐसे देखिएगा, एक और चीज़ ना, क्या होता है कि कभी किसी का दांत टूटता है ना, दांत टूटता है, दूध का दांत जो 20 को होता है संख्या, तो ये जब दांत टूटता है तो क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा चाउर लिया जाता है, मतलब चावल, देहात में ऐसा कुछ किया जाता है, चावल लेकर और दांत टूटा है उसको उसमें रख कर, और जहाँ दूब होता है ना, घास, जहाँ पे जड़ एकदम गांठ बना कर रखा है उसी जगह पे गाड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो दांत जमेगा, ऐसा मान्यता है कि दांत जमेगा, वो दांत जमेगा क्या, चावल जैसा छोटा छोटा और दूब के जैसा घना, एक के जगह पे पूरा जमेगा, ताकि मुंह बड़ा सा ना दिखे, ठीक है। अब ये रियल है, ये क्या है, ये सभी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप साइंस को मानते हैं या उसको मानते हैं। ये सब कुछ नहीं, हमारे ख्याल से नहीं होता, ठीक है। तो अपस्थानिक जड़ होते हैं किसमें, रनर्स में। आपको ये पता होना चाहिए, जड़ कितना दूर तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है, और ये गांठ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गांठ। एक होता है ऑक्जेलिस और एक होता है ग्रासेस, ये ऐसे कुछ हैं, सब खरपतवार में आता है, इतने ज़्यादा इनके जड़ जो है फैले रहते हैं कि उनका कुछ कहना ही नहीं है। इसके बाद आता है भूअस्तरिका। क्या आता है, भूअस्तरिका। इसमें ये वाला सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा पूछता है, भूअस्तरिका, यानी कि भूअस्तरिका का मतलब ये होता है कि भू मतलब जमीन, अस्तर पर ही रहेगा। जैसे इसमें कैसे था, सतह पर बढ़ने वाला तना मैंने साफ लिख दिया, इस पर भी भूअस्तरिका यानी कि सतह पर ही रहेगा, लेकिन ये जलीय पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी खासियत क्या है कि ये वाटर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना, वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। अब देखना, जलाशयों, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जलाशय है, या जलाशयों की महाविपत्ति, एक है नाम है, अभी बताऊंगा आपको, जलाशयों की महाविपत्ति, और उसे ही हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी कि बंगाल का आतंक कहते हैं, उसी का नाम है जलकुंभी। उसी का नाम क्या है, जलकुंभी। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन होता है आपका भूअस्तरिका विधि से, जो कि कायिक प्रवर्धन का ही एक विधि आता है, पर नेचुरल विधि है, इसमें कोई आर्टिफिशियल, कोई इंसान इसमें काम नहीं करता है। समझ आ गया। तो देखिए, जलाशयों की महाविपत्ति कहते हैं, और इसी को बंगाल का आतंक कहते हैं, यानी कि टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसी का नाम है क्या चीज़, जलकुंभी। जलकुंभी कैसे, इसको आतंक क्यों ये किया, बंगाल तरफ के जो जलाशय होते हैं उधर ये बहुत भयानक तरीके से उगता है, और
पानी में जितना भी H2O होता है, ये तो पानी में किया, पहले तो पता चल गया जलीय चीज है, पानी में गया, वहां से जितना ऑक्सीजन पानी का होगा सभी को खींचेगा, तभी अपना जनन करेगा, ऑक्सीजन से पोषण करता है, इतना कर देगा तो भाई ऑक्सीजन, जो जलीय जंतु होंगे वो तो मर जाएंगे ना। अब जलीय जंतु क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े मेढक होते हैं, मछलियां होती है तो मछलियां ही मर जाती है, तो मर जाती है, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, कि आता है मारकर चला जाता है। ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला क्या है, खरपतवार इसे कहा गया। जलकुंभी क्या एक प्रकार का खरपतवार, भाई जिसका काम नहीं उसे क्या बोलेंगे, खरपतवार। ऐसे भी अवांछित चीज़ों को, जो एडिशनल चीज़ें जो फसल में आ जाती है उसे भी खरपतवार कहते हैं। तो वैसे ही ये क्या करता है कि जल से O2 खींच लेता है, जिससे क्या होती है, मछलियां मर जाती है, इसीलिए बंगाल का इसे आतंक कहा जाता है। होप दैट आपको जलकुंभी कंप्लीट हो गया होगा। तो भूस्तरिका में ये विधि है और सतह पे बढ़ने वाले में आप समझ ही रहे हो घास होता है, ठीक है। इसके बाद एक और विधि आता है नंबर 4 में, जिसको बोलते हैं वायवीय तना। सब जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सभी अभी तना का ही प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वायवीय तना, वायवीय तना में नागफनी आता है। क्या आता है, नागफनी। इसका पौधा देखिएगा, नीचे जड़ का इसका पता ही नहीं रहेगा, नीचे कहाँ जड़ है पता ही नहीं चलेगा, जहाँ सुखाड़िएगा उसी जगह सुखड़ जाता है। आप एनसीईआरटी लेकर बैठोगे उस सब जगह पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने कहीं से कोई चीज़ नहीं लिया है, बस एनसीईआरटी फॉलो करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सहायक बुक मैं यूज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद नंबर 5 पे आता है लिप्स, यानी कि पत्तियाँ, ठीक है। इसको ब्रायोफिलम कहते हैं, और जिसको ब्रायोफिलम को यदि हिंदी में देखें तो उसे पत्थर चट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा। तो पूछ देता है सवाल कभी कभी कि ब्रायोफिलम जो है किस विधि द्वारा, मतलब पत्तियों का ये होता है, तो पत्ती में ब्रायोफिलम, पत्तियों में ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा एक पौधा है, ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा है जिसमें पत्तियों द्वारा ये क्या होता है, इसका ये वो पत्ती है और उसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है, और ये सिर्फ पत्ती ही है। ब्रायोफिलम कोई प्लांट नहीं, उसका जड़ तना कुछ नहीं होता है, वो पत्ती ही है सिर्फ। इतना ये पॉइंट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक भाई जो भी हम पढ़े ये अनुकूल परिस्थितियों में होने वाले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थी, यानी कि प्राकृतिक द्वारा होने वाली जनन थी, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में हो रही थी। अभी इस वाले पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है प्रतिकूल, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां में ये भैया क्या कर देंगे, ये करते हैं जूस्पोर। सबसे पहला क्या आता है, जूस्पोर, चल बीजाणु। यह एक विधि का नाम है। क्या है, चल बीजाणु एक विधि का नाम है। बीजाणु एक जगह से उसके जो भी होंगे टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और वे फिर नया बना देते हैं बीजाणु, जो कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, आपने नाम सुना होगा क्लेमाइडोमोनास। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको समझिए, साइनोबैक्टीरिया। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा। इसके बाद नंबर 2 विधि आता है हमारे पास कोनिडिया। क्या आता है, कोनिडिया, और इसका एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम। इसका एग्जाम्पल क्या होता है जी, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ना, पेनिसिलियम। और इसके बाद क्लेमाइडोमोनास का क्या होता है, साइनो अलग रहेगा और बैक्टीरिया अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि कायिक प्रवर्धन से लेकर जो मुकुलन था, है ना, मुकुलन के बाद जो खंडीकरण था यानी कि फ्रेगमेंटेशन था, ये सभी को मैंने कंप्लीट किया है। और आने वाले 1-2 वीडियो में शायद एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट वाले चैप्टर से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसी चैप्टर का नंबर 1 का ही अभी 2 या 3 लेक्चर और आएगा, जिसमें हम लोग कवर अप बहुत जल्द करने वाले हैं इस चैप्टर को, बहुत जल्द। बस आपको रिवीजन करते रहना है, हमको हड़बड़ी नहीं है। अभी सिलेबस बहुत हम लोग ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें अभी बता दो, ठीक है। और दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाली जितनी भी मेरी क्लासेस होगी सभी का नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर देता हूं क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट अभी कम हो रहा है ना, इसलिए। ये तो वीडियो आपको 7 बजे शाम को रेगुलर ही मिलेगी। हाँ, थोड़ा मोड़ा डिले हो सकता है, 8 बज सकता है, 8 बज सकता है रात, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन गर्मी का दिन है यार, 8 बजे भी तो क्या मतलब रह जाता है ना। चलिए, तो आपको पिछला वीडियो देखना है और इस वीडियो को देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।